नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज सरकार की शासन प्रणाली देखेंगे। जो इससे पहले पॉलिटी के वीडियो चल रहे थे उसमें नागरिकता, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी ये सब हो चुका है, तो उनको आप पहले की वीडियो में जा कर के उनको देखिएगा। वो आपके सभी वनडे एग्जाम्स में जहाँ भी जीएस पूछी जाती है बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों ने इतिहास के सारे वीडियो डाल दिए हैं, जितना भी यूथ कंपटीशन की जो बुक है, जो प्रीवियस ईयर की बुक है, उसकी सारी पेपर्स जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सब डाल दिए हैं। तो आज पॉलिटी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और संसदीय व्यवस्था पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आज सरकार की शासन प्रणाली, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, तो विधानमंडल के प्रति। भारत में कितने प्रकार की सरकार है, किस प्रकार की सरकार है? तो संसदीय सरकार है। सरकार के संसदीय स्वरूप को जाना जाता है उत्तरदायी शासन को। परंपरागत रूप में भारत की संसद में शून्यकाल प्रारंभ होता है 12 बजे मध्याह्न काल में। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता वो धन विधेयक है, ठीक है। धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1980 के दशक में, ठीक है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है जिसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण हैं भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। भारतीय संविधान में विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार की। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में। किस अनुच्छेद में संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों से बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 247 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 भारत की द्विसदनीय संसद की प्रावधान करता है। द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां भाग होता है। यानी कि जो भी सदन की बैठक होगी उसमें 1/10 भाग उपस्थित नहीं होंगे तो बैठक नहीं होगी। यानी कोरम और बैठक के लिए 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अहर्त होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो? अनुच्छेद 84। जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति प्राप्त होती है। गणना के आधार पर मतदान यानी वोट ऑन अकाउंट के आधार पर। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1995 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया। और इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस पर लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने तक नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले आसीन रहता है। तो सभापति होता है। सभापति जो है वह लोकसभा में निर्वाचित हुआ होता है। लोकसभा का जो सदस्य होता है उसी को जो है लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस कथन का अर्थ ये है। और वह जो नई लोकसभा होती है उसकी पहली बैठक के एक दिन पहले तक वह अपने पद पर होता है। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में। सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का मसौदा होता है तो विधेयक होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार उसके पति का होता है, ठीक है। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं जिसे संसद के द्वारा वर्ष 1977 में पारित किया गया था।
भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय करता है संसद। अब संघीय व्यवस्था, ये अगला टॉपिक है। भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय प्रशासन को। राजनीतिक व्यवस्था की वह विधा जो अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर एक तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है, तो वो संघवाद है, ठीक है, यूनियनिज्म। वह सांकेतिक शब्द या कीवर्ड जो देश की सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है, संघवाद या फेडरलिज्म। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर के सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है, तो संघवाद। भारत की समेकित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। यह कथन किसका है, सर आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, केसी व्हेलर। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है इकहरी नागरिकता। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कहना है A.K. अय्यर का। संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा को। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये सभी विशेषताएं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की हैं। आइए अब केंद्र राज्य संबंध पर बात कर लेते हैं। वह आयोग जिसको केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था, तो सरकारिया आयोग, ठीक है, सरकारिया आयोग कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय एक भाग है संवर्ती सूची का। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, MM पुंची। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है, अनुच्छेद 245 से 255। भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है पुलिस। संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, बशर्ते यह प्रस्ताव कम से कम उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 द्वारा समर्थित हो। राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है केंद्र सरकार। किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है संसद को। संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है संघ और राज्य सरकारें। अच्छा, दोनों ये बना सकती हैं, लेकिन इसमें मान लीजिए राज्य सरकार ने बनाया है तो राज्य सरकार का मान्य हो जाएगा, लेकिन अगर संघ ने बना दिया है तो फिर राज्य सरकार का मान्य नहीं होता है, फिर वो संघ का मान्य होता है। यदि संवर्ती सूची के विषय पर संघ का कानून राज्य के कानून के कोई मतभेद हो तो मान्य कौन सा होगा, संघ कानून। यही मैं कह रहा था, इसमें संघ का मान्य होता है विवाद की स्थिति में। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिश के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 संसदीय समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया PV राजमन्नार को। वह विषय जो संघ सूची का हिस्सा है, रक्षा। संघ सूची के अंतर्गत डाकघर जो बचत बैंक है वो। संघ सूची के अंतर्गत आता है शेयर बाजार, वायदा बाजार। राज्य सूची में आता है बाजार और मेले। संवर्ती सूची का हिस्सा है दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। राज्य सूची के अंतर्गत भूमि और भवन पर कर। संवर्ती सूची वन्य पशु पक्षियों की सुरक्षा। वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है वह पथकर। वह विषय जो संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है न्यास व न्यासी। वह विषय जो राज्य सूची का एक हिस्सा है कृषि आय पर कर।
सूची का एक हिस्सा है औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है, तो 7वीं अनुसूची। वह विषय जो समवर्ती सूची में आता है, पशुओं की क्रूरता की रोकथाम। वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, नशीले पेय। केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है संघ सूची में दिए विषयों पर। वजन और माप के मानकों का संस्थापन एक हिस्सा है समवर्ती सूची का। विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है, तो राज्य सूची का। भारत संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है, किसी भी दूसरे देश के साथ किसी करारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 253। संघ सूची एक हिस्सा है प्रकाश स्तंभ का। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खाना बदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध किया गया है समवर्ती सूची में। वह अनुच्छेद जिसमें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कृषि जो राज्य सूची में है को समवर्ती सूची में लाया जा सकता है, अनुच्छेद 368 के तहत। वह विषय जिसमें संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून को व्यापक शक्ति प्राप्त है, तो बैंकिंग है। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुति करना अनन्य अधिकार है राज्यसभा का। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। सहभागी लोकतंत्र सही विशेषता नहीं है। शक्तियों का केंद्रीकरण। भारतीय संविधान का वह भाग जो अध्याय और संघ राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो भाग 11 और अध्याय 1। भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है इंद्रजीत गुप्ता मामले की समिति। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर न्यायिक व्याख्याओं एवं बातचीत के लिए यत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध। संघ राज्य के सामंत या मातहत जो अंडर में काम करते हैं किसी के नहीं है, तो B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर जो है राज्य जो है संघ के मातहत या उसके अंडर में नहीं है, ऐसा B.R. अम्बेडकर ने कहा था। भारत के संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्यों दोनों में किस प्रकार की सरकार स्थापित की जा सकती है, तो संसदीय सरकार। अगला टॉपिक है अंतरराज्यीय संबंध। वह आयोग जिसकी सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय संबंध की स्थापना हुई है, तो सरकारीय आयोग। अंतरराज्यीय विवादों में जांच करना, उस पर सलाह लेना, केंद्र तथा राज्यों या एक से अधिक राज्यों के समान हितों के विषय पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना, राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संतुतियां करना प्रमुख उद्देश्य है अंतरराज्यीय परिषदों के। बिना अनुमति संसद में 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद की अयोग्य घोषित किया जा सकता है उसकी सदस्यता से। कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद संबंधित है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना राज्य की सहमति से। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 51 का के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, मतलब किस अनुच्छेद में, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है, तो 355। आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष की। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केरल में शासन अपने हाथों में ले लिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर
राज्य सरकार को नियंत्रण लेने में मदद की शक्ति देता है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अहमद थे। 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की। तो 25 जून को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता आंतरिक अशांति। अब अगला टॉपिक है आपातकालीन उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध को देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 352। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। अब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकता है आकस्मिक निधि का। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह। प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर पश्चाताप कोई भी मतलब इस प्रश्न को पूछने के पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो अतारांकित प्रश्न जो होते हैं, जिसमें तारा नहीं बना होता है, स्टार नहीं बना होता है। भारत के किस राज्य में पहले यह कहा कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन 356 द्वारा खारिज किया जा सकता है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 360 में और इसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 356। और हाल ही में अनुच्छेद 356 किस राज्य में लगा है? तो मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में जो कुकी और मैतेई वहाँ पे विवाद चल रहा है उसके कारण। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं। तो भाग 18। वे आपातकाल जो राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या वित्तीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 है। ठीक है, अनुच्छेद 352 है। राज्य आपातकाल 356 है या राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं इसको। और वित्तीय आपातकाल 360 है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वतंत्रता का अधिकार के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। आज़ादी के बाद भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी 3 बार। भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति शासन शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962 में। वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया है जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित अनुचित हो सकता है। तो एसआर बम्बई मामले में संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन आवश्यक है 1 माह के अंतराल में। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? कभी नहीं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार नहीं है आंतरिक शक्ति को खतरा। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन जीने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था पेप्सू यही जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश का एरिया है उसको पेप्सू बोलता है। संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा निहित है राष्ट्रपति में। लोकसभा के विघटन रहते की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है राज्यसभा द्वारा तथा उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्न आधार पर या आधारों पर की जा सकती है, तो बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के समय। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लाया जा सकता है, अनुच्छेद 356। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, संसद। और संसद के अंतर्गत पहला टॉपिक है संरचना एवं कार्यप्रणाली। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे हैं, अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का काम है। ठीक है। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद के पास है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है, तो वैधानिक निगम, उसको मतलब वैधानिक निगम का दर्जा रहता है। भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। एक बहुमूल्य सिद्धांत जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा, CAG बोलते हैं इसको। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, तो पहले वह संस्था तो जो देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है वो संसद है। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा को किन विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्ति है, तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति कम है लोकसभा के मुकाबले। वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट होता है जिसको बोलते हैं, जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया गया था सन 2022 में। भारतीय संविधान के अनुसार किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है, तो डाक एवं तार का। उच्च न्यायालय के अधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार होता है कानून द्वारा संसद के पास। एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है विधेयक, भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर देती है। भारतीय संसद का एक अंग नहीं है, तो राज्य की विधानसभाएं। भारतीय संसद का जो अंग होता है वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों भारतीय संसद के अंग होते हैं। अनुच्छेद 79 में लिखा गया है। सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है संसद के किसी भी सदन में मंत्री। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई 1952 में। इसके बाद संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच में अंतराल होता है करीब 6 माह का। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का सक्षम प्राधिकारी कौन है, संसद। संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई है, तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है संसद को। भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है, ग्रीष्मकाल या ग्रीष्म सत्र।
भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा उसकी ओर प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। एक वर्त समिति ने एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को कहा जाता है निजी विधेयक। पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है संसद। भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं संसद के नियम। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो 79 मैंने ये बात लिखी हुई है। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है मतदान करना। एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब संसद सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होगी, इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो तारांकित प्रश्न, ठीक है, स्टार वाले प्रश्न जो होते हैं वो, और जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। भारतीय निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है संसद में बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा, संसद में कुछ भी कहना या उसके द्वारा किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। तीसरा है जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने में छूट। उस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय में संबंधित होने पर के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार किसको है? सदन को है। संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है। वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन विधेयक के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो दिव्यांगजन अधिकार विधेयक है ये। इसमें पहला स्टेटमेंट था न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे शिक्षा, रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता इत्यादि। और दूसरा है यह विधेयक दिव्यांग को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूलन, प्रवेश व्यवस्था, ये सब। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार संसद के द्वारा दिया जाता है। संसद किसी भी सदन के लिए एक सदस्य द्वारा औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है, तो इसे प्रस्ताव कहते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय में परियोजना अनुवीक्षण दल पीएमजी इसका गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। तो परियोजना अनुवीक्षण दल पीएमजी इसका गठन किया गया है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों का प्रमुख मंत्रालय कौन है? वित्त मंत्रालय। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट पारित करती है संसद। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। जैसे धन विधेयक को केवल जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा में। तो साधारण विधेयक को किसी भी उसमें प्रस्तुत किया जा सकता है सदन में। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। कार्यकारण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और समुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों सिवाय उनके जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है की आवश्यकता होती है मंत्रिमंडल के अनुमोदन की। भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है भारत के संसद के पास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। अगला है अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी पॉल एपिलेबी रिपोर्ट, ठीक है। पॉल एपिलेबी रिपोर्ट जो है ये प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी। संसदीय संप्रभुता नहीं है भारत में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के किसी में भी पारित मान लिया जाएगा यदि
राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती 14 दिनों तक। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों और उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। भारत की संसद के संबंध में सही कथन नहीं है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। पार्लियामेंट द्वारा 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने पर कानूनी आयु क्या है? 18 वर्ष। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकती है संसद। शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे तक का होता है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे तो। लाभ का पद जो होता है ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ये जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं संघीय संसद इस मामले में निर्णय करते हैं। संसद की बैठक 1 वर्ष में होना अनिवार्य है 2 बार, ठीक है, 2 बार ये बैठक होनी चाहिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। कोई विधेयक जिसमें केवल वह अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। लेखा के लिए वोट आवश्यक है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन के समय। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी चरण सम्मिलित हैं सामान्य वित्तीय विधान में। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्राप्त होती है लेखानुदान की। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है भारत की। 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष वापस ले लिया गया था दागी विधायकों से संबंधित विधेयक को। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से संसद को किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, ठीक है, तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति करता है। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 545 से 250, सॉरी 545 और 250 ये लोकसभा की है, 545 और 250 है ये राज्यसभा की, ये अधिकतम संख्या है। भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू करता है तो अनुच्छेद 123 के तहत। अब राष्ट्रपति हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।